बाजार बोलता है। इसमें हम एफआईएस के डेटा से एक बार शुरुआत करते हैं कि फ्राइडे के सत्र में किस तरह से एफआईएस अपनी पोजीशन बनाकर गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल इंडिसेस और उसके बाद टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो एफआईएस और डीआईस के डेटा में अगर देखोगे आप तो एफआईएस ने 130 करोड़ रुपए की मामूली बाइंग की है और 1556 करोड़ रुपए की डीआईस ने बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा तो मोमेंटम लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए डीआई सुस्त पड़ जाते हैं जिस दिन एफआईज बाय करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और अगर आप देखोगे कि एफआईज की सेलिंग रुकना ही मार्केट के लिए काफ़ी ब्रीदर हो जाता है, तो वो एक ब्रीदर तो है मार्केट में। अगर आप देखते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल कि वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। आज चाइना के कुछ डेटा पॉइंट्स वीक आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा उनका ख़राब आया है और उनके आईपी ग्रोथ में थोड़ी सुस्ती है, लेकिन उसके बावजूद ग्रीन मार्क में बना हुआ है। हैंसेंग में करीब 0.5% की तेजी है। निकाई कोस्पी यहाँ पर ग्रीन मार्क बना हुआ है। डाउ फ्राइडे के सत्र में थोड़ा सुस्त होकर बंद हुआ था। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो आज की मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में इरकॉन, रेलटेल, अनंतराज। आज कुछ रेलवे शेयरों में कुछ खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। देखिए इरकॉन, रेलटेल, जेडब्ल्यूएल, इन सभी में 3 से 7% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। लॉर्ड्स में करीब 7.5%, जीएमआर पावर एंड यूटिलिटी में करीब 6.5%, अनंतराज में करीब 6% का उछाल है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जहां पर कि आज भी वीकनेस बनी हुई है। तो वीक काउंटर में केआरबीएल करीब 9% नीचे, मॉस्टशिप करीब 3%, गार्डन रीच, पारादीप फॉस्फेट और स्ट्राइड्स आर्कोलैब, इन सभी में करीब 2 से 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन देखिए इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट डोनाल्ड ट्रंप की ही बातें रहती हैं जब से वो आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो भी आजकल अब सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने चीन के कल कुछ अधिकारियों के साथ स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ पर मीटिंग की है ट्रेड डील को लेकर। कल ये मीटिंग हुई दोनों देशों के बीच में। माना जा रहा है कि वेडनेसडे तक मीटिंग चलने वाली हैं। पहले भी जुलाई में इनके बीच में एक राउंड ऑफ टॉक हुई थी, वो स्वीडन में हुई थी। अब की बार स्पेन में हो रही है। और उस समय इन्होंने 90 डेज़ की टाइम डेडलाइन रखी थी कि हम इसमें शायद डील कर लेंगे। अब ये सेकंड मीटिंग है, उसके बाद तो अब देखना होगा क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इसमें अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी और चीन के वाइस प्रीमियर की भी मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि कुछ अहम डिसीज़न या एक ठीक स्तर पर पहुंच जाएगी इनकी बातचीत। लेकिन उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप अपना अलग रुख बनाए हुए हैं। उन्होंने सैटरडेज को ये कहा कि चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाया जाए, और उन्होंने नाटो देशों को भी बोला कि चीन पर टैरिफ लगाना चाहिए, क्योंकि ये रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और एक्चुअल में क्रूड ऑयल ही नहीं खरीद रहा है, ये रशिया में युद्ध के साथ भी दे रहा है। समीर सर, एक चीज़ तो है कि अमेरिका की ये पॉलिटिक्स की या तो टीम भेजो, टीम पॉजिटिव काम करे और डोनाल्ड ट्रंप नेगेटिव बोले, या डोनाल्ड ट्रंप नेगेटिव बोले और टीम पॉजिटिव बोले। ये चीज़ क्लियर हो गई है। आप इंडिया के केस में भी देख लीजिए, चाइना के केस में भी देख लीजिए, वहाँ टीम मिल रही है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप उल्टे ट्रीट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को मार्केट कैसे लेगा सर? चाइना और अमेरिका की डील कितनी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए? तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर चाइना के साथ वो कुछ टैरिफ डालते हैं तो इसी लास्ट टाइम एक्चुअली जब टैरिफ बढ़ा था चाइना पे, तो अमेरिका का वीकनेस दिखा गया था, राइट। उनके शेल्फ थोड़े खाली होने लगे थे एंड दे हैड नो चॉइस बट टू स्टार्ट अलाउिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना टू कम इन। तो अगर वो वैसा कुछ करते हैं, इट कुड अफेक्ट कंपनीज इन अमेरिका, इट कुड अफेक्ट इन्फ्लेशन इन अमेरिका। और अगर इन्फ्लेशन वहां बढ़ता है तो फिर जो हम लोग सब बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट आएगा, दैट कैन गेट आइदर एक कट करके फिर बंद कर दे, या फिर यू नो it बहुत डायनामिक सिचुएशन है। टू बी एबल टू आंसर दिस सिटिंग राइट नाउ बहुत मुश्किल है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेड टॉक्स कंटिन्यू एंड ये इंपोर्ट ड्यूटीज ना लगे। बट अगर वो इंडिया पे टैरिफ लगाते हैं और इंडिया डज नॉट परचेज एज मेनी थिंग्स फ्रॉम रशिया जो चाइना प्रोक्योर करती है, तो देन इट काइंड ऑफ बीट्स द पर्पस। और देन क्वेश्चंस विल गेट स्टार्ट रेज्ड ऑन डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया को क्यों सिंगल आउट कर रहा है, वो डेमोक्रेसी है, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, यू आर एलियनेटिंग, जो ऑलरेडी बातें चालू हो चुकी है, यू आर एलियनेटिंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो my point is कि if they do put some sort of tariff on China,
अगर बनता है तो ग्लोबल मार्केट्स एक बार टेल स्पिन के लिए जा सकती है, बिकॉज दैट विल ओपन अप अ कैन ऑफ वर्म्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटिन्यू रहे जो रहे। इंडिया ऑल्सो नीड्स टू प्रोबेबली गेट इट्स एक्ट टुगेदर एंड वर्क आउट सम सॉर्ट ऑफ ट्रेड डील विद द यूएस। ये रशिया का एक जो क्रूड इंपोर्ट है, एक बहुत बड़ा व्हाट डू यू कॉल इट, अ नीड, इट्स समथिंग दैट्स कमिंग इन द वे, बट आई डोंट थिंक वो चेंज होने वाला है। सो वी नीड टू सी कि इवेंचुअली कौन गिवन करता है। बट इट इज गोइंग टू बी टफ टू कॉल एट दिस पॉइंट, एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये थोड़ा नेगेटिविटी और ओवरहैंग रहेगा मार्केट पे। और जब तक ये अनसर्टेनिटी रहती है, मार्केट नीड नॉट बी एबल टू मेक अ न्यू हाई। तो दिस इज द बेसिक थियरी दैट वी नीड टू वर्क ऑन, की वॉलेटिलिटी रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी। अगर ये साइन हो जाता है, then we can say that yes, the markets are ready to make a new momentum and high. But तब तक I think ये सब न्यूज फैलती रहेगी। डजेंट मैटर who's talking in which direction, कोई पॉजिटिव बोले या कोई नेगेटिव बोले, it's all just sound bites. Eventually business only starts investing और कैपिटल puts capital to work जब सर्टेनिटी रहती है, और अभी अनसर्टेनिटी बहुत हाई है। ठीक है सर, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अब दो चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक सेमीकंडक्टर पर और दूसरा बोल रहे हैं कि एनर्जी का एक्सप्लोरेशन हमें खुद ही करना होगा, मतलब क्रूड ऑयल का। तो उसमें बार बार ये बात हो रही है कि क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन पर, तेल गैस पर हमें आत्मनिर्भरता लानी है। हालांकि हमें 80 से 85% अपनी ज़रूरत का तेल इंपोर्ट करना पड़ता है और उसी को लेकर लड़ाई भी चल रही है कि हम रशिया से करें, अमेरिका से करें या किस पर्टिकुलर कंट्री से करें। लेकिन अब मोदी जी चाहते हैं कि इस जो निर्भरता है इसको जितना ज़्यादा हम आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने ऊपर डिपेंडेंट होंगे वो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए उन्होंने एक्सप्लोरेशन पर काम करने के लिए बोला है। सर, एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कंपनियां, दूसरा वो बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर हमें फोकस करना है। सर, इनसे जुड़ी हुई कुछ कंपनियां लग रहा है कि अगली थीम बनेंगी और यहाँ पर कुछ फ़ायदा मिल सकता है किन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज में। देखिए, सो एक्सप्लोरेशन कंपनीज की हम बात करें तो हम इतने सालों से वी नो कि आवर बिगेस्ट इंपोर्ट बिल इज क्रूड ऑयल। तो मोदी जी तो 11 साल से तो अभी पावर में है। तो फॉर लास्ट 11 years व्हाई डिड ही नॉट हैव अ पॉलिसी कि वी नीड टू आत्मनिर्भर बनना चाहिए हमारे क्रूड पे। ही कुड हैव डन दिस ओवर द लास्ट 11 years। तो आई थिंक प्रॉब्लम क्या है कि वी एक्चुअली डोंट हैव रिजर्व्स, या वी आर नॉट एबल टू फाइंड सिग्निफिकेंट रिजर्व्स दैट कैन रिप्लेस ये इंपोर्ट जो है। और वो भी रिजर्व जो भी होंगे, इट मे बी मच मोर एक्सपेंसिव टू प्रोक्योर द ऑयल देन बाइंग इट फ्रॉम ओवरसीज। इस वजह से सो आई एम नॉट टू कंफर्टेबल ऑन ये क्रूड, ये क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन कंपनीज। बट एक तरीका है जो आपने एंड में कहा आपके, कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम फोकस करें। अगर वी शिफ्ट आवर स्टांस की नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाइए, push electric vehicle sales and reduce the consumption of petrol and diesel in the country, और हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस करें। ऑलरेडी काफी फोकस है, बट इफ वी कीप इन्वेस्टिंग इन दैट स्पेस, we can automatically start reducing our dependency on import of crude, क्योंकि डिमांड, वो increase of demand will not happen in that significant of a manner। तो ये एक जगह है where I remain very very positive and very hopeful कि government realizes this and does this push of clean energy and electric vehicle। अगर ये करती है तो दिस सेक्टर, ऑटो एंड और एनर्जी एंसिलरी कंपनीज कैन डू एक्सट्रीमली वेल। यहाँ पे कंपनीज लाइक टाटा पावर, एनटीपीसी ग्रीन, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये सब बहुत अच्छा कर सकती है। सुजलॉन एनर्जी, ऑटो ऑटो एंक्स में कंपनीज लाइक सोना, बीएलडब्ल्यू, टाटा मोटर्स जो ऑलरेडी हैव इतना उनका एक्सपोजर है, महिंद्रा जिसका एक्सपोजर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, अगर कुछ कंसेशंस वहां दे दी गवर्नमेंट ने टू पुश दैट सेगमेंट, आई थिंक दीज कंपनीज कैन डू रियली रियली वेल। तो मेरा फोकस अभी भी वहां पे थोड़ा ज्यादा रहेगा, एंड दैट विल बी वेयर आई गिव मोर इंपॉर्टेंस एंड अ बेटर वे ऑफ रिड्यूसिंग, आत्मनिर्भर बनने के लिए
और रादर देन ट्राइंग टू लुक फॉर क्रूड जो उतना आसानी से इतने सालों से तो मिला नहीं है, तो सडनली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ढूंढिए, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिल जाएगा। इफ देयर वाज सम अपॉर्चुनिटी, आई एम श्योर ओएनजीसी, रिलायंस, ये सब अपॉर्चुनिटीज के, वेदांता, ये सब अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़ते थे। सर आपने तीन चार नाम लिए, लाइक SW सोलर, सुजलॉन, टाटा मोटर्स, इन पर मतलब स्पेशली इनमें किस तरह की अपसाइड आपको दिख रही है? तो स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर पे तो मैं बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। अगर किसी का 5 ईयर व्यू है, तो आई एम सेइंग दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर स्टॉक। प्लीज आपके जो व्यूअर्स है, आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, डोंट गो बाय व्हाट आई से, क्योंकि मैंने मेरा रिसर्च किया है, बट माय व्यू कुड बी डिफरेंट फ्रॉम जो दूसरे लोग का। एंड आई गिव यू माय सिंपल लॉजिक, क्यों? क्योंकि अभी तक रिलायंस ने इन्वेस्ट नहीं किया है, मीनिंग दे जस्ट अबाउट स्टार्टिंग दैट जर्नी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है, और they will get a large chunk of the orders for setting up ये solar farms, और Sterling and Wilson यही करती है। So when they get these orders, what you will see is operating leverage playing out, growth in sales, growth in profitability, and massive re-rating in the stock. Of course वो लोग दूसरे लोग का भी काम कर रहे हैं, they're continuously getting orders, and we believe के with this the opportunity for them is very very large and multi decade opportunity है। Suzlon में भी why we are saying it, I'm not saying multi bagger यहाँ से, but can double over the next 2 years, क्योंकि अभी जो वो काम कर रहे हैं, they're working at about 40% capacity utilization. Next year, this year they're talking of doing close to 65-70%, and next year they hopefully reach 85-90. जब उनका capacity ऐसे utilize होगा, what you will see is the operating leverages playing out, क्योंकि the plant efficiencies आएंगे, uh, and that will lead to great jump in profitability. So we are very very positive on that space there. अभी टाटा मोटर की बात करें तो commercial vehicles business in India we know is continuously growing. uh, Private vehicle में we also remain very positive because उनकी जो electric vehicles have seen decent demand, they've been growing well. We feel they will continue to see uptake, और अगर गवर्नमेंट एक थोड़ी सी पुश देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन के लिए, आई थिंक दी अपॉर्चुनिटी इज एक्सट्रीमली लार्ज एंड पॉजिटिव। और उनका जैगवर लैंड रोवर में भी वी सी देम डूइंग वेल। यूएस में the sales which has slowed down because अभी वो treaty with UK has been signed, so hopefully sales will start seeing an uptick वहां पे। So Jaguar Land Rover will also do well। तो उनको तीनों engines जो है या तीनों verticals जो है will start firing, and we feel कि that is a very big positive। और स्टॉक काफी ऊपर से करेक्ट हुआ, आई थिंक द हाई इट हैड मेड वाज क्लोजर टू 1200, वो आपको अभी 650 700 के बीच में मिल रहा है। सो वी फील के आई एम नॉट सेइंग इट विल गो बैक टू 1200 इन द नेक्स्ट 1 year or 2 years, but if agar jo we are expecting plays out, then this stock can easily be a 900,000 rupee stock in maybe 1.5 years, and that is a very good return। अगर हम देखें, you're talking of 300 rupees on sale, that's 50% return in 2 years, so we take that with both hands। तो वैसे stocks है। फिर we also spoke about companies like NTPC Green। NTPC Green में क्या पॉजिटिव है कि they have already set up so many orders for setting up these solar farms। जैसे ये सब उनके केपेक्स मटेरियलाइज होते हैं और दे स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू, इनके ग्रॉस मार्जिन्स इतने लार्ज होते हैं बिकॉज देयर इज नो कॉस्ट ऑफ रनिंग दी सोलर प्लांट्स, राइट? एक बार आपका कैपिटल इन्वेस्ट हो गया, देन इट्स जस्ट अबाउट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सेलिंग इट, तो देयर प्रॉफिट्स विल मल्टीप्लाई। अभी वैल्यूएशन बहुत हाई दिखता है, ट्रेडिंग एट अबाउट 100+ टाइम्स अर्निंग्स, बट जब उनके ये सब प्रोजेक्ट्स ऑन स्ट्रीम होंगे, the profit jump will be so large that the earnings will not look so expensive। तो क्या ये स्टॉक री-रेट हो सकता है यहाँ से? आई थिंक इट कैन। वी आर टॉकिंग ऑफ 2 year रिटर्न्स ऑफ मे बी 50%, तो वो कंपाउंडेड ग्रोथ ग्रोथ ऑफ 22% बैठता है। आई थिंक आज कोई मार्केट में मुझे बोले कि 22% कंपाउंडेड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 years, इफ यू गेट दैट एंड इन अ सेफ स्टॉक, तो दैट वुड बी समथिंग जो हम दोनों हाथ से लेते। सो वी taken a positive call there। we need to see कि it plays out the way it is, we are constantly monitoring it, but ये सब stocks है। but again मैं आपके viewers को बोलूँ, प्लीज आप अपना खुद का थोड़ा सा रिसर्च कीजिए before investing, don't just go by what I say। बिल्कुल। लेकिन सर आपने जो पॉइंट्स बताए वो व्यूअर्स को ज़रूर सुनकर
अपनी अप्रोच देखनी चाहिए। तो इस पूरे सेक्टर में ये कुछ एक कंपनियां हैं जिन पर ध्यान दे सकते हैं। अगली कंपनी सर टाटा टेक का, यहाँ पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले हो रहा है। कंपनी ने जर्मनी की एक कंपनी ES टेक ग्रुप को एक्वायर कर रही है कंपनी, जिसमें पूरा का पूरा 100% स्टेक ये खरीद रही है, जिस पर कि 775 करोड़ रुपए 775 CR ये कंपनी खर्च करने जा रही है, और इस अमाउंट को कंपनी अगले 2 साल में पे करेगी। और ये जो कंपनी है ES टेक का, ये ऑटो इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, और ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत बेहतरीन सर्विसेज देती है IT, ऑटो इंजीनियरिंग और AI से जुड़ी हुई। और इसके पास वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की कंपनी अभी तक नहीं है, 300 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं करीब इस, और लेकिन ये 300 एम्प्लॉयज़ करीब 373 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पैदा करते हैं। हालांकि टाटा टेक के लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ इनके रेवेन्यू में ऐड नहीं होगा, क्योंकि टाटा टेक का जो एनुअल रेवेन्यू है वो करीब 5,168 करोड़ रुपए का था लास्ट ईयर। तो उसमें ये अभी 6% 7% ही कंट्रीब्यूट और करेगी, लेकिन पैट पॉजिटिव है ये कंपनी, और धीरे धीरे करके कंपनी को पे करना अगले 2 साल में। सर, इस तरह का एक्विजिशन मैं अभी लास्ट वीक भी बात कर रहा था कि हमारी IT कंपनियों ने बायबैक को प्रेफर किया एज कंपेयर टू एक्विजिशन या अपनी खुद की नई सेक्टर की ग्रोथ। आज सेमीकंडक्टर में वो कंपनी आ रही हैं जिन्होंने कभी टेक से जिनका लेना देना नहीं था, और हमारी टेक कंपनियां आज भी बायबैक पर लगी हुई हैं। उन्होंने आज तक कोई नया वर्टिकल नहीं खोला, और दुनिया भर में जो इन्वीडिया जैसी कंपनियां हैं और ओरेकल है, इन लोगों ने अपने को कहां से कहां पहुंचा लिया, और हमारी IT कंपनियां आज भी वो सॉफ्टवेयर पर ही रह गई। AI पर काम कर रही हैं लेकिन उतना एग्रेसिवली नहीं कर पाई, इनोवेशन पर हम बहुत सुस्त रह गए। टाटा टेक सही दिशा में जा रही है इस एक्विजिशन को करके? तो एक्विजिशन करनी अच्छी बात है इफ यू आर नॉट एबल टू डेवलप और यू आर नॉट एबल टू कम्पीट विद अ पर्टिकुलर स्केल, और ये कंपनी उनको मिली है। सो आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव जो वो कर रही है। टाटा टेक पे वैसे भी हम थोड़े पॉजिटिव है बिकॉज दे आर नॉट अ प्योर IT कंपनी जो EMS आई मीन वो रेगुलर सर्विसेज करते हैं जो कंपनीज के लिए। दे आर मोर प्रोडक्ट ड्रिवन विच केटर्स टू ऑटो एंड एरोप्लेन्स यानी कि एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज यानी कि रॉकेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो अपॉर्चुनिटी आई थिंक इज स्टिल क्वाइट लार्ज एंड विच विल ग्रो, तो वी आर पॉजिटिव ऑन दैट क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड काइंड ऑफ है। पर आपने राइटफुली कहा कि यस, अपनी इंडियन IT कंपनीज आर यूजिंग द कैश फॉर बायबैक्स, बट बायबैक बाय इटसेल्फ इज नॉट बैड। अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलता है टू इन्वेस्ट और मेक एन एक्विजिशन जो करेक्ट प्राइस पे मिलती है, तो टू सिट ऑन 40,000 50,000 crores ऑफ कैश, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम अर्निंग 7-8% या इवन 6% रिटर्न ऑन दिस मनी। तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी कम होते जा रहा है बिकॉज दिस इज नॉट गुड। जब रिटर्न ऑन इक्विटी हायर रहती है तो ऑब्वियसली आपको बेटर वैल्यूएशन मल्टीपल मिलती है। सो they've chosen buyback as an option, which is fine. But yes, अगर opportunity आती है, I do believe Indian IT companies should go in for acquisitions, especially in AI। आपने also rightfully कहा कि हमारे इंडियन IT कंपनीज थोड़े से पीछे शायद रह गए फॉर AI अडॉप्शन। बट एक चीज है हमारे इंडियन IT कंपनीज में और हमारे इंडियन वर्कर्स में कि दे कैन कैच अप वेरी क्विक एंड दे कैन ऑल्सो बी कंपेटिटिव क्योंकि हमारे कॉस्ट लोअर है। सो वी होपफुल कि वैसा कुछ हो, बट एट द मोमेंट तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। बट आई अग्री विथ यू 100% की एक्विजिशन अगर आपसे नहीं हो रहा है प्रोडक्ट, तो एक्विजिशन करके कभी कभार थोड़ा हायर प्राइस देके इफ यू आर एबल टू जनरेट द ग्रोथ, इट्स वर्थ मेकिंग दैट। एंड ये इंडियन IT कंपनीज की कैश फ्लोज इतनी स्ट्रांग है, even if they need to borrow a little bit of money, they'll be able to earn back जो debt है, they'll be able to earn against that and repay that very quickly. So there's nothing wrong, but something must come and hopefully some Indian IT companies will do acquisitions. Tata Tech ने किया है, मैंने ये particular acquisition study नहीं किया तो उस पे नहीं, but even without this acquisition we were saying Tata Tech looks good from a longer term point of view from 3 years because auto industry में जो IT सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, टाटा टेक इज केटरिंग टू दैट एंड जैसे ये सब इंक्रीज होंगे सेल्स, टाटा टेक विल डू वेल फ्रॉम दैट एंड। बिल्कुल।
सर लास्ट वीक ही हमने इस पर थोड़ी मैंने अपने एक खास सेगमेंट स्टॉक एक्सरे उसमें बात की थी, तो थोड़ा डीप में स्टडी किया था कि 84% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू जो आता है वो ऑटो सेक्टर से आता है, और कंपनी का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो टाटा मोटर्स है, इनके ही ग्रुप की एसोसिएट कंपनी, जिसके खोने का शायद इनको खतरा भी नहीं होगा, क्योंकि जेएलआर और टाटा मोटर्स से इनका 50% रेवेन्यू आता है। तो 5100 करोड़ रुपए में करीब 2500 करोड़ रुपए तो टाटा मोटर ही इनको दे देती है। तो ये एक अच्छी चीज़ इस कंपनी के साथ है भी। और BMW के साथ इन्होंने हाल फिलहाल में एक एग्रीमेंट साइन किया था, जेवी किया था, जिससे कि इनको करीब 800 से 900 करोड़ रुपए इस साल इनकी सेल्स में ऐड होने हैं। तो वो भी एक बड़ा इनके साथ प्लस पॉइंट अभी तक सो फार मिला है। सर आज एक पॉकेट थोड़ी सी चली हुई है सुस्त बाजार में, वो है रेलवे की पॉकेट। कोई खास वजह सर? तो आज एक कुछ अनाउंसमेंट आया था, शायद एलएनटी ने एक ऑर्डर जीता है फॉर दी बुलेट ट्रेन। तो शायद उस वजह से थोड़ा पॉजिटिविटी फुल सेक्टर में आया हुआ है कि ऑर्डर फ्लोज आ गए। और अब जब एलएनटी ये एग्जीक्यूट करेगी तो दूसरे कंपनीज हु केटर टू द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द रेलवे विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स, तो उस वजह से शायद बढ़ चुकी है। वी रिमेन पॉजिटिव ऑन द फैक्ट कि रेलवेज में काफी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट काफी सब स्टॉक्स पहले से ही बहुत भागे हुए। ऑफ कोर्स दे करेक्टेड फ्रॉम द हाइस, बट जो ओवर वैल्यूएशन हुआ था वो थोड़ा अभी रीजनेबल हुआ है, बट इट्स स्टिल आई थिंक अ लिटिल ओवर वैल्यू दैट एंटायर स्पेस। अभी भी मैं स्टॉक्स में शायद इन्वेस्ट नहीं करूं जब तक आई सी मोर रैशनलाइजेशन ऑफ वैल्यूएशंस। बट पॉजिटिव लॉन्ग टर्म ये सब कंपनीज, क्योंकि रेलवे में जो investments government करेगी over the next few years, I think is going to be large, and these companies will have steady state growth. Just you have to buy at the right price, not at any particular price. ठीक है, तो रेलवे में अभी थोड़ा सा रुक के संभल के देख के इन्वेस्ट करना होगा, सर का मानना है। सर एक और खबर आज जो इम्पोर्टेंट रहेगी वो रहेगी गॉडफ्रे फिलिप्स, जहां पर कि कल रिकॉर्ड डेट है कंपनी के बोनस शेयर की। एक शेयर पर 2 बोनस शेयर कंपनी देने जा रही है। सर बोनस तो मिल रहा है, लेकिन साथ में एक ड्रैग भी रहता है कि जितनी भी ये लिकर कंपनीज रहती हैं, टबैको वाली कंपनीज रहती हैं, हालांकि जीएसटी का एक हैंगओवर तो हटा कि 40% आप जीएसटी के रिव्यू में आ गए। पहले इनका जो ओवरऑल टैक्स बर्डन था वो 45 से 50% था, तो जीएसटी जैसे ही बढ़ा भी इनका 28 से 40% लोग सोच रहे थे नेगेटिव होगा, लेकिन वो पॉजिटिव था क्योंकि इनका ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो रहा था। लेकिन कोई चांसेस हैं कि बोनस पे खेला जाए इस कंपनी में एक दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, या इसके ओवरऑल आउटलुक को देखा जाए कंपनी का कि सरकार कहीं ऐसा तो नहीं 40% अभी जीएसटी लगा दिया फिर एक्स्ट्रा सेस बाद में लगाए? तो विवेक जी, 3 थिंग्स टू योर क्वेश्चन। फर्स्ट, एक गॉडफ्रे फिलिप्स पे हमारा कवरेज नहीं है, सो आई डोंट हैव अ व्यू ऑन दैट। सेकंड, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं बोनस या ये सब के लिए 1 डे या 2 डे का इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। अभी लाइक टू फाइंड स्ट्रक्चरली गुड कंपनीज विच कैन डू वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो वो एंगल से गॉडफ्रे फिलिप्स वो कंपनी बन सकती है, बट क्यों हमने कवरेज नहीं किया था इज बिकॉज द वैल्यूएशंस वर हाई, प्लस प्रमोटर्स में इंटर फाइटिंग चालू था, और वो सब रीजन से हम लोग ने अवॉइड किया था। और थर्ड, कैन गवर्नमेंट इंक्रीज सेस लेटर? ये तो गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है। ये ओवरहैंग रहेगा, बट इज दैट अ मेजर नेगेटिव? क्योंकि जो सिगरेट स्मोकर्स है वो थोड़ा सिगरेट का पैकेट का रेट अगर 330 या 340 से बढ़ के 360 होता है, आर दे गोइंग टू स्टॉप स्मोकिंग या रिड्यूस द स्मोकिंग? प्रोबेबली नॉट। वो कॉस्ट पास ऑन हो जाता है एंड द कंपनीज ऑपरेशंस कंटिन्यू। 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर थोड़े सेल्स ग्रोथ थोड़े से कम हो जाते हैं एंड देन एवरीथिंग नॉर्मलाइजेस। तो दैट इज नॉट अ वरी, बट so we are positive on ITC from a longer term point of view, but Godfrey Phillips में हमारा कवरेज नहीं है, और हम बोनस के लिए तो डेफिनेटली नहीं खेलते। ठीक है, तो बोनस के लिए नहीं कर रहे हैं सर, और गॉडफ्रे फिलिप पर लॉन्ग टर्म आउटलुक भी एज सच अभी सर की तरफ से नहीं है। लेकिन एक हमारे साथ अब दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी क्या हाल? गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी दिखाई नहीं दिए, वीडियो अभी कैमरा शुरू नहीं किया क्या आपने? नहीं, मेरा वीडियो पीसीआर चल टीम, रहा है सर। पीसीआर टीम जरा दिखाएं अंशुल जी को।
हाँ ठीक है, अंशुल जी दिखाई दे गए हैं। अंशुल जी बस मैं आपके पास लौटता हूँ, मैं एक लास्ट न्यूज़ समीर सर से डिस्कस कर लेता हूँ। समीर सर, एक यूबीएस की एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक आया। उन्होंने कहा कि आयरन ओर की जो प्राइजेस हैं वो 2008-9 के बाद एक रेंज में फंस गई थी, और $90 से $110 की रेंज एक ब्रॉडर रेंज है जहां पर आयरन ओर की कीमतें चल रही हैं। और उसके पीछे चाइना एक बड़ा कारण है कि चाइना से उस तरह की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड रहती थी वो आयरन ओर में नहीं आ रही, और ये जो प्राइजेस हैं इसी रेंज में रहेंगी, और जिसकी वजह से जो स्टील कंपनियां या जो मेटल कंपनीज हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो एक डिसेंट प्राइस पर बनी रहेगी। सर ये कितना अच्छा पॉजिटिव है स्टील कंपनियों के लिए, खास तौर से कि आयरन ओर जो उनका की रॉ मटेरियल है वो एक रेंज में चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जी, ये इट डज वेल फ्रॉम द फैक्ट ऑफ व्यू कि आपके जो कन्वर्जन मार्जिन रहते हैं, यू कैन वर्क ऑन दैट एंड यू कैन बी प्रॉफिटेबल। पर लेट अस टेक अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू। अगर स्टील प्राइसेस बढ़ने लगे, देन ऑब्वियसली डिमांड फ्रॉम कंपनीज इन चाइना जो अभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि उनके कॉस्ट हायर है, या फॉर वॉट एवर रीजन दे हैव रिड्यूस देयर प्रोडक्शन, वो they will come into picture and say कि अभी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं and we can be profitable. So then demand for iron ore will go up. So automatically क्या होगा, अगर डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ जाएंगे. So it is a question of how prices and demand of steel moves जो iron ore का रेट चेंज करे. So steel prices इंडिया में अभी क्यों बढ़े? क्योंकि import duty लगाई गई है गवर्नमेंट से. But as demand for steel starts increasing, मेरे हिसाब से iron ore prices will move up. To assume कि they will remain in this range is a wrong notion. जो कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिट करती है या वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स लाइक टाटा स्टील, क्योंकि अगर स्टील प्राइस बढ़ते हैं, उनके जो पास रॉ मटेरियल्स खुद के माइनिंग होते हैं, they stand to benefit because they will make the most amount of profit in the increase in steel prices. So being in a range is because क्योंकि steel companies have not been super profitable, but जैसे profits बढ़ेंगे और steel prices बढ़ेंगे, more production will happen and more demand of iron ore will happen, और ये range positive side पे break out होगा. So to expect it to remain in a range थोड़ा मुश्किल है. I think अगर steel बढ़ता है तो you'll see iron ore prices moving up, and that is definitely not good for companies that buy iron ore from outside. JSW स्टील जिसका लार्ज प्रोक्योरमेंट बाहर से होता है, सेल, ये स्टॉक्स परफॉर्म शायद नहीं करेंगे जब आयरन ore बढ़े. ठीक है सर, तो ये स्टील कंपनीज पर आउटलुक हुआ। और समीर सर आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू फॉर हैविंग द शो। माय प्लेजर सर, थैंक यू। अंशुल जी अब बताएं जरा, ये बहुत दिनों बाद आज आप रेगुलर टाइप से आए हो, जो आपके रेगुलर शोज़ वगैरह में, क्योंकि लास्ट वीक तो थोड़ा आपका मुंबई के नाम हो गया। आप पहले बताएं मुंबई का ट्रिप कैसा रहा, और अब निफ्टी से क्या उम्मीद लगाई जाए? तो जैसा छोड़ के गए थे मार्केट लगभग वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। 25,153 का टारगेट था, 25,140 तक का, 139 तक का हाई बना है। 2-4 दिन अब स्विंग हाई के आसपास कंसोलिडेट करेगा, बट डबल बॉटम बन चुका है। और लास्ट टाइम भी एफआईआई डेटा पे जब इतने शॉर्ट थे, इसी टाइप का डबल बॉटम बना था, और वहां से 3400 पॉइंट की रैली डेवलप हुई थी फ्रॉम लो टू हाई। तो अभी लो टू हाई हम केवल 600 650 पॉइंट चले हैं, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। और वैसे भी देखिए फूफा जी के थोड़े से तेवर ढीले पड़े हैं, क्वाड की बैठक में भी नवंबर में आने की बातचीत चल रही है। तो आप पूरी दुनिया से दुश्मनी लेके नहीं बैठ सकते ना। ये इतनी समझदारी, बेसिक समझदारी तो आपको होनी चाहिए कि घर में बाहर हर किसी से अगर आप दुश्मनी पाल लेंगे, और ये माई वे और हाईवे वाला रास्ता अगर मतलब एटीट्यूड रखेंगे, तो अल्टीमेटली लोकतंत्र है, आप ही को हाईवे पे पुश कर दिया जाएगा। क्योंकि माई वे लोकतंत्र में तो चलता नहीं है, वहां तो चीजें सब हेड काउंट होता है। अगर केले के ऊपर से इतना बवाल मचा हुआ है कि सेनेट में केला उठा उठा के डिस्कशन हो रहा है कि ये बड़े 50% बढ़ा हुआ दाम मेरी जेब से जा रहा है कि दूसरी कंट्री के जेब से, तो अब ये प्रेशर तो क्लियरली दिखने ही लगा। और ये चीज अपन डिस्कस भी कर रहे थे कि आप इवेंचुअली इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन पॉकेट से आम जनता की पॉकेट से ही पे किया जाता है। तो फिर ये दिक्कत तो आपको बनी ही रहेगी, और बहुत लंबे समय तक आप नहीं झेल पाएंगे।
जो वीकनेस में रहे उन्होंने जल्दी डील कर ली, उनको नुकसान हो गया। जो थोड़ा सा अड़े रहे और चलते रहे उनको धीरे धीरे अच्छी और बेहतर डील मिलेगी। बट हाँ, 10% का जो बेस इफेक्ट है वो तो शायद नहीं जाएगा, क्योंकि उस पे से लगभग कंसेंसस सबका बना हुआ है कि ये चीज नहीं हटने वाली।